सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इमरान खान ने 24 नवंबर के लिए इस्लामाबाद आने की कॉल दे दी। फाइनल कॉल कहा जा रहा है ये आखिरी कॉल है। अल्लाह करे ये आखिरी कॉल हो, क्योंकि अब कॉल्स का भी इतना मेरा मतलब है, हर कॉल आखिरी कॉल करके तो उसकी हाइप बनाई जाती है और उसकी नाकामी के बाद एक और कॉल दे दी जाती है। तो अगर तो ये वाकई आखिरी कॉल है तो फिर तो ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि ये तहरीक इंसाफ की आखिरी कॉल होगी और इसके बाद वो कोई कॉल नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान यू टर्न के बादशाह हैं, वो अपनी बात पर कायम ना रहने को ही वो अपनी सियासत समझते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता ये आखिरी फाइनल कॉल होगी। इसके बाद वो सोचेंगे अच्छा ये इसमें तो मकासद हासिल नहीं हुए। अब मकासद क्या है? 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? इमरान खान की रिहाई हासिल करना चाहती है। तो क्या 24 नवंबर को अगर डी चौक पर धरना हो जाए तो क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता इस मुल्क की इस वक्त जाइए अफरीदी जो हैं वो बाहर डी चौक पर धरने की सूरत में इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर दे देंगे। मुमकिन नहीं है। क्या पीटीआई इस पोजीशन में है कि 10-20 हजार लोग अडियाला ले जाके जेल का दरवाजा तोड़वा के इमरान खान को रिहा करा के केपी ले जाए? मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा करेंगे तो गैर कानूनी काम होगा और गैर कानूनी काम के नताइज भी वो डिफरेंट होंगे। फिर उनका क्या हदफ है? हदफ है हुकूमत को गिराना। क्या डी चौक में धरना देने से हुकूमत खत्म हो जाएगी? आप जो फाइनल कॉल कह रहे हैं तो कोई आपके फाइनल अहदाफ होंगे ना, ये जो आपने हासिल करने होंगे कि जी ये फाइनल कॉल है और हम अपना फाइनल मकसद हासिल कर लेंगे। अगर फाइनल मकसद इमरान खान की रिहाई है, मुझे इस कॉल से मुमकिन नहीं नजर आ रही। अगर फाइनल मकसद हुकूमत का खात्मा है तो 2014 में 129 दिन धरना देके हुकूमत खत्म नहीं हुई थी। अब अगर डी चौक पे मैं मानता हूं धरना हो भी जाए, हुकूमत बैठने दे धरना चौक, तो क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। फिर फाइनल कॉल क्या है? मतलब सवाल है कि अगर धरने से हुकूमत खत्म नहीं होगी, इमरान खान रिहा नहीं होगा, जो जेलों में लोग हैं वो रिहा नहीं हो सकते, तो फिर फाइनल कॉल के मकासद क्या हैं? मेरे नजदीक तहरीक इंसाफ या इमरान खान एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। इस बार वो एक खूनी तसादुम चाहते हैं रियासत के साथ, जिसके नतीजे में कुछ लाशें गिर जाएं। वो चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में एक से अंदर एक तसादुम हो और उस तसादुम के नतीजे में लाशें गिर जाएं और उन लाशों को फिर बाहर अमेरिका और बाकी जगह ओवरसीज पीटीआई कैश कराए और कोई फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता बन सके, जिसमें आप कह सकें कि अमेरिका को मुदाखलत का मौका मिल सके, ट्रंप के आगे रोना धोना किया जा सके, या आप जो है देखें पाकिस्तान में इतनी लाशें गिर गई हैं, इतना अमन ओमान का मसला पैदा हो गया है। वो ढाका बनाना चाहते हैं, ये बांग्लादेश टाइप कोई चीज बनाना चाहते हैं कि बन जाए, हम बांग्लादेश बना दें, ढाका बना दें। तो उसके अलावा तो कोई मकसद नहीं, उसके अलावा तो इनके अहदाफ या इनकी कामयाबी का कोई और चांस नहीं है बांग्लादेश या श्रीलंका मॉडल के अलावा। अदरवाइज धरने से तो नहीं कुछ होगा। अब सूरत हाल ये है कि ये जो इनका पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की या श्रीलंका बनाने की पुरानी ख्वाहिश है, ये फाइनल कॉल भी उसी तनाजुर में दी जा रही है कि एक दफा और पाकिस्तान को श्रीलंका या बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जाए, कोई लाशें गिर जाएं, कोई मेरा मतलब है कि किसी तरह रियासत से टकराव खूनी तसादुम हो जाए और फिर क्या हो। अब आप देखें होगा क्या। 24 नवंबर को पंजाब से लोगों को नहीं निकलने दिया जाएगा, जैसे कि इससे पहले कितने ही एहतजाज हुए हैं, उसमें इस्लामाबाद डी चौक की तरफ किसी को पंजाब से नहीं जाने दिया गया। अब भी पंजाब से नहीं जाने दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इस फाइनल कॉल में कोई पंजाब की पार्टिसिपेशन होगी। 500,000 बंदे की हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर कोई कहे कि पंजाब से 50,000 लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो मुझे मुमकिन नहीं नजर आता। मुझे नहीं लगता कि पंजाब से 500,000 से ज्यादा लोग इस्लामाबाद आ सकें, वो भी बड़ा छुप छुपा के, बसों में छुप के, गाड़ियों में बैठ के को पहुंचने की कोशिश करें। कोई रास्ते में पकड़ा जाए, कोई ना पकड़ा जाए। सेम इज द केस, सिंध से भी कोई नहीं आ सकेगा, रास्ते में पंजाब आएगा, उधर से निकल के पकड़ा जाएगा, रास्ते में पकड़ा जाएगा, पंजाब में पकड़ा जाएगा। मसला सिर्फ केपी से है। केपी में गंडापुर कितने लोग लेकर इस्लामाबाद पर एक दफा फिर 24 नवंबर को चढ़ाई करेंगे और इस बार चढ़ाई में वो खूनी तसादुम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे?
अब सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि जी वो जो मुराद सईद ने कुछ बंदे तैयार किए हैं, जो इस बार गंडापुर के अंदर होंगे और वो चीज़ों को खूनी तसादुम की तरफ ले जाएँगे। सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो खूनी तसादुम होगा? हुकूमत सोच रही है कि इनको डी चौक बैठने दिया जाए। अगर गंडापुर 2, 4, 5,000 लोग ले भी आते हैं, 10,000 लोग ले आते हैं, तो उनको कॉर्डन ऑफ करके एक दफ़ा बैठने दिया जाए, ना वहाँ कोई बाथरूम दो, ना कोई खाने को। लोग आप ही 2 दिन बाद वापस चले जाएँगे, बल्कि 1 दिन बाद वापस चले जाएँगे। खाने-पीने और बाथरूम के बगैर कौन बैठ सकता है? अब ये 2014 थोड़ी है कि 5 स्टार वॉशरूम्स भी बन जाएँगे। जहांगीर तरीन, नलीम खान और मलक रियाज के पैसों से 3 वक़्त या 5 वक़्त का खाना भी आ जाएगा, कंटेनर भी वहाँ रखा जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। किसी ने खुले आसमान तले बैठना है तो बैठ जाए और फिर जो-जो जाता जाएगा उसको वापस नहीं आने देंगे। मज़ीद लोगों को आने नहीं देंगे। जो एक दफ़ा लोग बैठ जाएँगे उनको उठाने में 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, धरना नाकाम हो जाएगा। तो कामयाबी कहाँ है? कामयाबी फिर तसादुम में है। आप पहुँचे, चढ़ जाएँ कौमी असेंबली पर, मार दें, मर जाएँ, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें और एक दफ़ा जो है मुल्क में खूनी तसादुम कर दें। तो मुझे ये लगता है कि इस बार तहरीक इंसाफ का जो गेम प्लान है, जो इमरान खान का गेम प्लान है, इसीलिए गंडापुर कह रहे हैं कि हम घर वालों को कह के आएँगे कि हमारे जनाज़े पढ़ लेना। क्योंकि खूनी तसादुम की बात है। उनका मतलब इस दफ़ा मारो मर कोई पुरअमन एहतजाज नहीं है 24 नवंबर को। ये बात रियासत को भी पता है और तहरीक इंसाफ को भी पता है। ये फाइनल कॉल की मिथ भी सारों को पता है और ये जो गंडापुर कहता है कि हम घर वालों को कहेंगे जनाज़े पढ़ लेना, उनको पता है खूनी तसादुम कराना है। तो उसमें फिर जनाज़े ही हैं, आप खुद ना भी मरे तो बाकियों ने तो मरवाना है आपने। तो इसलिए मेरे ये ख़्याल में कि ये 24 नवंबर का जो फाइनल कॉल है, ये एक किस्म की दोबारा बांग्लादेश, श्रीलंका की कोशिश और फॉरेन इंटरवेंशन को दावत देने वाली बात है कि कुछ लाशें गिर जाएँ, तो अमेरिका में शोर मच जाए, ट्रंप आ रहा है, ह्यूमन राइट्स का शोर मच जाए और ये सब जाके ट्रंप के आगे रोने लग जाएँगे कि हम पे बड़ा ज़ुल्म हो गया है और ट्रंप के बेटे के आगे रोने लग जाएँगे, उसकी बीवी के आगे रोने लग जाएँगे, उसकी साबका बीवी के आगे रोने लग जाएँगे। उस सारे के लिए इन्हें एक मुआद चाहिए जिसके तनाजुर में 24 नवंबर मुझे नहीं लगता कि ये खूनी तसादुम भी हो सकेगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो गेम प्लान है जैसे एससीओ समिट को सैबोताज करने का प्लान बनाया गया था, बाद में रियासत की वजह से पीटीआई पीछे हट गई थी। तब भी एससीओ को सैबोताज ही करना चाहते थे कि हम एससीओ नहीं होने देंगे। अब भी देखिए ना कल पीटीआई के जो लोग पकड़े गए उमर अयूब वगैरह वो फरमाइशी गिरफ्तारियां थी। आज उसने अलीमा खान के जरिए 24 नवंबर का ऐलान कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात 24 नवंबर की कॉल के साथ खड़ी है और इस प्लान के साथ खड़ी है। वो इमरान खान के हाथों यरगमाल ज़रूर है कि वो किसी को निकालने और रखने का इख्तियार रखता है, वो गद्दार डिक्लेयर करने का इख्तियार रखता है। वो ये सब कुछ करता है इसलिए सब चाहते हैं कि एक हाथ से ज़्यादा ना लेकिन मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान के इस प्लान से मुत्तफ़िक है। वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं। अब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अब देखने की बात। आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुशर्रत हलाली ने कहा कि 9 मई जो है पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह वाक़या है, स्याह बाब है। मैं समझता हूँ ठीक कहा है उन्होंने। मैं मुशर्रत हलाली साहब से मुत्तफ़िक हूँ। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की अस्करी तंसीबात पर कभी हमला नहीं किया था। और यहाँ मार्शल लॉ भी लगे हैं, फ़ौज से तसादुम फ़ौज से सियासी मुकाबला भी किया है सियासी जमातों ने। उन्होंने मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीकें भी चलाई हैं, उन्होंने आमरीत के खिलाफ तहरीकें चलाई हैं, लेकिन किसी ने कभी कंटोनमेंट पर जाकर हमला नहीं किया, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हैं, चाहे नवाज़ शरीफ हैं, चाहे वली खान हैं, चाहे और लोग हैं। उन्होंने सियासी जद्दोजहद को सियासी शक्ल में ही रखा है। उन्होंने इसके नतीजे में फ़ौज पर कोई अस्करी तंजीम के तौर पर हमला नहीं किया है। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने सियासी जद्दोजहद को अस्करी शक्ल दी 9 मई को, जिसकी किसी भी सूरत माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अफ़सोस है कि मुशर्रत हलाली साहिबा तो आज कह रही हैं, एक वक़्त में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये कहने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था क्योंकि ईमानदार जजों की अक्सरियत थी। और वो तो 9 मई को हीरोइज़्म के तौर पे लेते थे और समझते थे बड़ा कमाल काम हुआ है 9 मई को। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुशर्रत हलाली के इन रिमार्क से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल बदल रहा है और वहाँ जो सही सोच रखने वाले जजेज़ हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बात कर रहे हैं और वो इस सही बात कर रहे हैं। वरना इससे पहले तो हम समझते यही थे कि जी 9 मई वाले तो बड़े हीरो हैं।
उन्हें तो तमगाए शुजात, तमगाए हुस्न कारकर्दगी, निशान इम्तियाज देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की कंटोनमेंट्स पर जाकर हमले किए हैं। उनसे बड़ा तो पाकिस्तान का हीरो ही कोई नहीं हो सकता। लेकिन शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये बात भी आई है और इस बात का एहसास भी वहाँ हो रहा है कि 9 मई के मुल्ज़मान के साथ रियायत नहीं हो सकती, उनको माफ़ी नहीं मिल सकती। 9 मई के तमाम किरदारों को सज़ा मिलने में ही पाकिस्तान में से जमहूरियत मज़बूत होगी, यहाँ से अस्करी जद्दोजहद का ख़त्म होगा। देखिए, अभी हमारे पास अस्करी तंज़ीमें हैं, जो मेरा मतलब है दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, जो मुसल्लह जद्दोजहद करती हैं और एक सियासी जमातें हैं, जो सियासी जद्दोजहद करती हैं, जो सियासत करती हैं, जो पुरअमन जद्दो अगर हमारी सियासी जमातें भी अस्करी तंज़ीमें बन गईं, अगर हमारी सियासी जमातों ने भी अस्करी जद्दोजहद शुरू कर दी, तो फिर सियासी और अस्करी तंज़ीमों में फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब कल को टीटीपी भी इलेक्शन लड़ने लग जाएगी, वो मुसल्लत बीएलए भी इलेक्शन लड़ने लग जाएगी। हमें कहीं न कहीं तो ये डिफरेंस रखना है ना कि अस्करी तंजीमें इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, उनको इलेक्शन वो सियासी जमात नहीं हो सकती, जिसने हथियार उठाया है, जिसने अमन खराब किया है, वो सियासी जमात नहीं होगी, वो अस्करी जमात होगी और अस्करी जमात के लिए एक कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में आहिस्ता-आहिस्ता अक्सरियत इस सोच के साथ आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई टीम बना रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर सीआईए, मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उन्होंने कर दी हैं, जिनसे उनकी अगली पॉलिसी समझ आती है। उनकी अगली पॉल एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ। लिहाजा अगर किसी का ये ख्याल है कि जंग खत्म करने का मकसद कोई इसराइल पर दबाव डालना है, नहीं। जंग खत्म करने का मतलब ये है कि वो मुसलमानों पर दबाव डालेंगे, जंग खत्म करने का मतलब ये है कि वो गज़ा पर दबाव डालेंगे, फ़लस्तीनियों पर दबाव डालेंगे कि आप इसराइल की हेजेमनी तस्लीम करें। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि दुनिया का नक्शा जो है ट्रंप की सदारत में काफ़ी हद तक बदलेगा। अब जो रूस यूक्रेन लड़ाई के हवाले से भी बात खत्म हो रही है, चाइना पे ट्रेड सैंक्शंस की बात हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ट्रंप के ने जो अभी तक उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मैं पुराना क्लिप सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अस्करी तंजीमों को जो है, इनमें लश्कर-ए-तैयबा और दूसरी हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पॉलिसी होगी, तो इमरान खान तो अस्करी तंजीमों के साथ बातचीत के हक में है। इमरान खान तो अस्करी तंजीमों के साथ टीटीपी वगैरह को मेन स्ट्रीम में लाने के हक में है। तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की राय तो ये है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फिर बानी इमरान खान को से बातचीत कैसे होगी? जो टीटीपी को आबाद करेगा, उससे ट्रंप इंतज़ामिया बात करेगी। मुझे जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और डायरेक्टर सीआईए की नामज़दगियाँ सामने आई हैं, उनमें तो फिर मुझे पीटीआई का आगे मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। क्योंकि वो तो किसी भी तरह जो है दहशतगर्द तंजीमों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, अस्करी तंजीमों के साथ बातचीत के हक में नहीं है, बल्कि वो तो सख्त क्रैकडाउन के हक में है अस्करी तंजीमों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ, जो इस वक़्त पाक फ़ौज कर रही है। इमरान खान का तो मौक़िफ़ है ना कि इनसे बात करनी चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाएँ, इनसे अमन मुज़ाकरात करें, इनसे अमन मुआहदे करें, इनको लाकर दोबारा आबाद करें। ट्रंप इंतज़ामिया का तो मुझे ये स्टांस नहीं नज़र आ रहा। जितनी नामज़दगियाँ हुई हैं, वो तो नाम लेकर इन तंज़ीमों के खिलाफ एक्शन की माज़ी में बात करते रहे हैं, तो आज भी करेंगे। लिहाज़ा मुझे लगता है जो नामज़दगियाँ हैं, उनमें अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है, वो जो क्रैकडाउन कर रही है अस्करी तंजीमों के, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ, वो उसको सपोर्ट करेंगे कि आप करें और क्रैकडाउन करें और इन अस्करी तंजीमों को खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन होना चाहिए, वो तो ऑपरेशन को की हिमायत करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई बातचीत का ट्रंप का कोई मूड है या ट्रंप उनसे बात करना चाहता है, इसी तरह ईरान के हवाले से भी। तो ये जो नामज़दगियाँ हैं, ये मुल्क का आलमी दुनिया का मंज़रनामा काफ़ी हद तक बदल देंगी और बाइडेन इंतज़ामिया से इनकी पॉलिसी काफ़ी बदली। स्मॉग पाकिस्तान का बल्कि पंजाब का, पूरे पंजाब का एक मसला बन गया, मरी तक पहुँच गई। अब तो पूरे पाकिस्तान में बस स्मॉग ही स्मॉग है। स्मॉग से लड़ना होगा, स्मॉग से हर शहरी को वैसे ही लड़ना होगा जैसे कोविड से लड़ा। ये कोविड की तरह इसका नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। कोविड की तरह इसके एसओपीज़ होने चाहिए। कोविड की तरह इससे लड़ने का तरीकाकार होना चाहिए। कोविड की तरह अगर हमने यहाँ ग्रीनरी करनी है, तो वो हर शहरी पर फ़र्ज़ होगा। हुकूमतों को क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत हंगामी बुनियादों पर स्मोक से लड़ने के प्लान बनाने होंगे। ये अब रियायत नहीं हो सकती, ये अब कोई सिविलियन मामला नहीं रहा। स्मोक के साथ तो जंग करनी होगी और जंग के लिए मुल्क के तमाम इदारों को साथ मिलाना होगा। फौज को भी साथ मिलाना होगा, अदलिया को भी साथ मिलाना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाना होगा। सेम एजुकेट जैसे एनसीओसी बनी थी कोविड के लिए, मैं समझता हूँ स्मोक के लिए भी एनसीओसी बननी चाहिए।
और तमाम हुकूमतों को मिलकर स्मोक के खिलाफ काम करना चाहिए। इसके लिए एक नेशनल यूनिटी भी चाहिए और ये कोई एक हुकूमत अकेले नहीं लड़ सकती इससे। लिहाजा मुझे लगता है कि कौमी सतह पर इससे लड़ने का एक कौमी प्लान बनना चाहिए।